पे। हमारी क्या थी मजबूरी और क्यों आना पड़ा यूट्यूब पे, क्यों मैं बनाई वीडियो, और वीडियो बनाने के बाद क्या क्या ताना, क्या क्या सुनना पड़ा, क्या असली रीज़न है कि मैं क्यों यूट्यूब पे आई हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी को पैर छू के प्रणाम, दिल से धन्यवाद है आप लोगों का। और मैं हूँ प्रियंका यादव, ऑफिशियल 3443 में आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आज आप लोग से बहुत ज़रूरी जो है मुझे बात करनी है। और अक्सर काफ़ी आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाभी आप ऐसा वीडियो क्यों डालती हो, आपके साथ होता क्या है, आपके साथ क्या बीत रहा है, क्यों आप हमेशा इमोशनल वीडियो डालती हो, या मतलब सास या ननद जो भी है कुछ भी आप ऐसे कुछ बोलती हैं तो उसको पर्दाफाश करिए, कुछ बताइए। तो आप लोगों से मैं बता देना चाहती हूँ कि आज आप लोग मेरे वीडियो को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और फुल वाचिंग के साथ इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को पूरी बात समझ में आ जाएगी। और आज के बाद जैसे मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमेंट द्वारा, और आप लोग खुद पता लगा सकते हैं। और मेरे बात से जो भी बोलूँगी मैं सच बोलूँगी, क्योंकि ये वीडियो हमारा ये नहीं है कि खाली मतलब ये छुपाने वाला तो चीज़ है नहीं, जो कि आप लोगों को पता है। तो ये छुपाने वाला चीज़ है नहीं कि जो कि आप लोगों को पता है। और ये मेरी वीडियो मतलब मान लीजिए अब हमारे 15,000 फैमिली है हमारी, तो ये वीडियो हमारा कहाँ कहाँ तक जाता है मुझे खुद नहीं पता है। और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो ससुराल, मायके, नात, रिश्तेदार, ये तो मुझे पता है कि मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं, ये तो मुझे पता है मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल सुनिएगा, आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्यों आई हूँ यूट्यूब पे, क्यों बनाती हूँ वीडियो, हमारा क्या मतलब क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, कितना मैं दिक्कत झेली हूँ, कब मेरी शादी हुई, मेरे साथ क्या क्या बीता, हमारे साथ लोग कैसे रहे। भले मेरी वीडियो काहे नहीं 1 घंटा की ही हो जाए, लेकिन आप लोगों को मैं सारी बात इस वीडियो में शेयर करूँगी और बताऊँगी। और शेयर करने के बाद आप लोग का क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ना ही देर बिना समय लेते हुए आप लोगों को मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। अगर मेरे से कहीं गलती लगी, अगर मेरी बात को लेके किसी के दिल पे चोट लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ अपने मायके से। मैं एक बहुत ज़्यादा ना अमीर घर की लड़की हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली घर से बिलोंग करती हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है इंटर तक हुई है। और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, एक साधारण से परिवार में बहुत प्यार से पली बड़ी हूँ। और आप लोग कहेंगे कि हर कोई ही प्यार से पलता है, बढ़ता है, तो बात तो सही है। और इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो प्यार मुझे मायके में मिल गया, अब मेरे मायके में समझ लीजिए कि मेरे 3 भाई हैं, एक मेरी सिस्टर है, जो कि वो ही सिस्टर मेरी सबसे बड़ी हैं, और 3 भाई हैं, उसके बाद मैं हूँ। तो हम लोग 5 हुए, 3 भाई 2 बहन, जो कि मैं सबसे छोटी थी और बहुत प्यार से पली बड़ी थी। मेरी सिस्टर बोलती है कि मैं तो बहुत तकलीफ़ उठाई हूँ। मतलब पहले के ज़माना में आप लोग को पता है तकलीफ़ का मतलब वो बोलती हैं कि मेरे ज़माने में था, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती थी और स्कूल के लिए मैं निकल जाती थी। किसी दिन मैं कंघी नहीं कर पाती थी, कंघी लेके बैग में जाती थी और रास्ता में कंघी करते चोटी करते मैं चली जाती थी। मेरी बड़ी वाली सिस्टर मुझसे बोलती है, और तुम्हें तो इतना सुख मिला फिर भी तुम कोई गुण ढंग नहीं सीखी।
मेरी सिस्टर बोलती हैं। इनका कहना है कि वो तो सिलाई उलाई सब कर लेती हैं और मैं ना, सिलाई उलाई मुझे नहीं आती है। और उनका ये कहना है कि तुम आपके मतलब जब आप उस लायक हुई तो भाई लोग का आपके पास सहारा था। मतलब मेरे पापा अकेले थे तो उस टाइम मेरे पापा कभी खेती में बिजी रहते थे, कभी बाहर रहते थे, तो पैसा की थोड़ी दिक्कत थी। और थोड़ा नहीं, बहुत था दिक्कत। आप लोग को पता है कि पहले के ज़माने में मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और वो भी बहुत कम दिहाड़ी पहले मिलता था। मुझे तो नहीं पता है, मम्मी बात करती है कि महीने का 300-400 मिलता था। तो अब सोच लीजिए आप लोग कि महीने का 300-400 मिलेगा तो कैसे, तो पहले के ज़माना में भी चल जाता था। आज के डेट में तो एक दिन में इतना मिल रहा है फिर भी नहीं चल पा रहा। तो दोस्तों यही सब बात है। और मैं जो मतलब मैं सबसे छोटी थी तो मुझे कोई भी चीज़ की, देखिए इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, किसी भी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं हुई। मैं एक बार बोलती थी अपने भाई लोग से कि भैया ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ आके वहाँ रखा जाता है। मम्मी से बोलती थी मम्मी ये चीज़ मुझे चाहिए, मम्मी भी मेरी उस चीज़ को वहाँ पे 2 दिन 4 दिन बाद जैसे उसके पास व्यवस्था रहता था रख देती थी। और दोस्तों सब लोग तो प्यार किए मुझे, लेकिन मेरे पापा का प्यार जो था वो सबसे अलग था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, जो कि बताते हुए बहुत दुख हो रहा हमको। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं, फिर भी मैं अपने पापा का कमी हमेशा महसूस करती हूँ। दोस्तों कहते हैं ना, कोई कितना हो भी कुछ भी कर ले, लेकिन बाप का प्यार, माँ का प्यार तो कोई नहीं दे पाएगा। जो कि मेरी मम्मी भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन मेरे पापा का प्यार मुझे नहीं भूलता है। मेरे पापा, जब मेरे पापा को आप लोग से बता दूं कि हार्ट के मरीज थे मेरे पापा, और मेरी शादी जल्दी में हो गई थी। मेरे शादी को आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, मेरी शादी जब हुई तो मेरी शादी हो गई, मैं चली गई ससुराल में, मेरे पापा मेरी शादी कर दिए। मेरा बहुत लोग का ये पूछना रहता है कि आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, तो मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ लव मैरिज का कोई बात नहीं है। मेरा जो भी शादी हुआ है, जैसे भी हुआ है, अरेंज मैरिज हुआ है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है ये भी कि अभी इस टाइम के डेट में हम लोग देखैया नहीं किए थे, ना हमारे पति जी हमको देखने गए थे, ना मैं उनको देखने गई थी। फ़ोटो से ये भी पसंद किए, फ़ोटो से हम भी पसंद किए, एक दूसरे से हम लोग मिले नहीं। यहाँ तक कि देखैया भी नहीं हुई है। आज के डेट में कौन नहीं देख रहा है, लेकिन हम नहीं किए। फ़ोटो में मैं इनको पसंद आ गई, ये मुझे पसंद आ गए, तो बात आगे बढ़ गई। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। दोस्तों जब मेरे पापा मेरी शादी कर दिए और जब मैं अपने ससुराल गई तो कहते हैं लोग कि एक माँ बाप छूटते हैं तो एक माँ बाप मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ कि एक माँ बाप छूटे तो एक माँ बाप मिले। कभी हमें महसूस नहीं दिलाया गया इस बात को। जो कि जब मेरी शादी हो गई तो हमको जो है, मैं पहली बार गई थी 25 दिन अपने ससुराल में रही थी, 25 दिन। जब मैं 25 दिन ससुराल में रही तो मुझे प्यार दुलार सही मिला, लगा कि हाँ सही है। फिर भी मुझे 2-4-10-20 दिन के बाद धीरे धीरे पता चल ही गया कि लोग कैसे हैं। तो कहते हैं ना, पहले बार लोग बहू, हमारे देश की रिवाज है, जितनी भी हमारी माताएं बहनें भाभी लोग हैं सबको पता है, भाई लोग को, कि
हमारे गोरखपुर में, चाहे गोरखपुर की बात बता रही हूँ और तो मैं कहीं का नहीं बता सकती हूँ कि देश देश की रिवाज क्या होती है। शादी करके जब लोग जाते हैं तो उस टाइम खाना नहीं बनाते हैं, लगभग महीना 2 महीना तक। तो मैं 25 दिन रही। मैं 25 दिन में कोई झूठ नहीं है, मैं कोई काम नहीं की, कभी सब्जी भी नहीं काटी। दोस्तों जो है सही है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, कुछ भी जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, इसीलिए तो मैं गलत हूँ। मैं जो रहता मुंह पे बोलती हूँ, तभी तो लोग को मैं काटती हूँ। उसके बाद मैं 25 दिन रही तो लगा कि चलो जो भी है जैसा भी है सही ही परिवार मिला है मेरा। दोस्तों 25 दिन के बाद मेरे पापा आते हैं और मेरा दिन रखते हैं और हमको हमारी विदाई जो है करा देते हैं फिर मायके में। यही महीना था जो महीना चल रहा है सावन का, नहीं है सावन का, हाँ यही महीना था। तो मैं चली गई और जिस दिन मैं अपने मायके गई उसी दिन हमारे हस्बैंड जी भी यहाँ पे आ गए, दिल्ली में आगे ये आए। पहले ये आ गए, उसके बाद मैं अपने मायके गई। लेकिन जब मेरा दिन रखा गया उस टाइम, तो मेरे पापा जैसे एक बार बोले मेरे सास से कि दिन रख दीजिए, तुरंत मेरी सास रख दी मेरा दिन। जानते हैं आप लोग क्या, ये जाएगी नहीं तो ये मेरा बेटा नहीं जाएगा, और एक बार भी नहीं बोली। इनको तो ये पड़ा था कि जल्दी से ये कमाने जाए, जल्दी से मायके जाए, जैसे मैं पहले खाती थी वैसे अभी खाऊं। तो दोस्तों अब आती हूँ असली मुद्दा पे। जब मैं 25 दिन के बाद गई अपने मायके, हमारे यहाँ का रिवाज है कि ससुराल से लड़की 5 दिन पे क्यों ना आ जाए, 1 साल बाद फिर ससुराल में जाती है। तो हमारे हस्बैंड जी यहीं दिल्ली में थे और इनका पैर पूरा जल गया था, शायद पूरी उड़ी बना रहे थे और इनके जीजा जी। तो इनका पैर जब जल गया तो बहुत ज़्यादा जला था, जल गया। तो ये जैसे मतलब हमारे गांव के चौराहे पे, अपने गांव के चौराहे पे उतरते हैं तो फ़ोन हमसे बात होती थी कि मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं पापा से अपने बोली तो मेरे पापा गए। जब ये उतरे तुरंत मेरे पापा रास्ते में मिले और इनका पैर दिखवा के खुद अपने दवा ले के मेरे पापा दी। मेरे हस्बैंड जी एक अच्छा डॉक्टरी थी, वो होम्योपैथिक दवा चलाते हैं, उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरे पापा वहाँ लेके गए, अपने लग से अपने जेब से खुद मतलब इनका इलाज करवाए, जो कि इनके पास पैसा भी था उस टाइम, लेकिन मेरे पापा नहीं। उसके बाद इनका इलाज करवाए, एक चले गए घर पे अपने। तो ये खाली बोलते थे कि तुम आ जाओ, हमको बोलते थे आ जाओ। तो हमारे मतलब गांव की या देश की जो भी है, हमारे घर की रिवाज है कि जब तक बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इनकी माँ अगर मेरे पापा से बोली होती कि हाँ अपनी लड़की को भेज दीजिए तो मैं शायद चली जाती, शायद नहीं चली। हमारे पापा जब हाँ कर देते, इनकी माँ बोली नहीं और हमारे पापा मुझे जाने नहीं दिए। बोले कि ऐसे विदाई करने में तो खर्चा है, दोहरवनी भी हम लोग में होता है, और खर्चे की बात छोड़िए, जब वो नहीं बोल रही हैं तो मैं ऐसे नहीं जाने दूँ। अच्छा मेरे हस्बैंड जी थे ये तो चलो कैसे ठीक हो गए। मेरा भी मन तड़प रहा था, कोई भी औरत हो तो पति अगर दुख में है तो उसका दिल तड़पता है, लेकिन मैं मजबूर थी, पापा से बोल नहीं सकती थी कि पापा मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घरों की रिवाज ये नहीं। उसके बाद मैं 1 साल के बाद मेरी विदाई हुई। 1 साल के बाद ससुराल में आई और मेरे हस्बैंड जी जो हैं दिल्ली में थे, और दिल्ली में थे तब मेरी जब विदाई हो गई, मैं विदाई के 10 दिन अकेले थी, मेरी विदाई हो गई। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं रो रही थी, हमेशा रोती थी। मुझे मम्मी का याद आता था, ये जी करता था मैं कब भाग जाऊँ अपनी मम्मी के पास, पापा के पास। तो मैं ये फ़ोन किया हमारे पास, फ़ोन किए तो मुझे इनसे भी रोना आ गया। मैं बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ये बोले कि ठीक है मैं आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी बोले ठीक है मैं आ जाती हूँ, आ जाता हूँ। ये चले गए। ये जैसे अभी रास्ता में आए दोस्तों, मेरे सास को पता चल गया कि मेरा बेटा आ रहा है। तब तक मेरी सास क्या की, अपना बर्तन जो था ना उसको अलग कर ली। मैं क्या ले ही गई थी, मेरे पापा ऐसा काम नहीं किए थे कि अलग का भी व्यवस्था बना के दिए थे। मेरे पापा तो सोचे अकेला लड़का है, मेरी लड़की जाएगी, जो इसके सास का है सब इसका ही होगा, तो जो दिया जाता है हम देखिए उस टाइम में मेरा जो है हंडी हंडा मिलता है वो फूल वाला, मैं वो लेके आई हूँ। मेरे पापा किचन सेट नहीं दिए, बोले कि लोग कहेंगे कि लड़की का अलग व्यवस्था बना के भेजे, नहीं दिए। क्योंकि किचन सेट जब आता है तो खाली दामाद और बेटी का होता है, और जब हंडी हंडा दोस्तों आता है तो सबके लिए आता है। तो मेरे पापा बहुत सामाजिक थे और लोग उनको नेता नेता बोलते थे, तो मेरे पापा ये समझ के मुझे इस चीज़ नहीं दिए, और वही चीज़ दिए कि जिसमें हमारी बुराई ना हो। दोस्तों क्या कि मेरी सास सारा बर्तन उसी दिन, दूसरे बार की बात है, सारा बर्तन को अलग कर दी और बोली कि आ रहा है ना और आने दो। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आए तो इनसे लड़ाई उड़ाई की, और इनको पहुँचते ही लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद अपना गाय भैंस जो ली और लेके चली गई अपने मायके चली गई मेरी सास, अपने मतलब नैहर में। जब नैहर चली गई तो मेरे हस्बैंड जी जैसे पहुँचे वैसे मतलब ना खाना है ना पानी है, लड़ाई करके चली गई। और मैं तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप शांत थी, क्योंकि ये वीडियो मेरा लोग देख रहे होंगे तो मैं क्या सच बोल रही हूँ क्या गलत, अगर वो सब अपने मन में खुद सोचेंगे हाँ ये सही है। मैं एकदम शांत बैठी थी, मैं कुछ नहीं बोली, मेरी सास चली गई। फिर क्या होता है, 3 दिन के बाद ये आ जाती है। 3 दिन अपना जो बर्तन वर्तन है उसमें ताला वगैरह लगा के चली जाती हैं। 3 दिन के बाद आ गई। दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, 3 दिन के बाद जब यहाँ से लौट के आई अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ आई, जो बेटी इस समय अभी है मायके में, और हमको फ़ोन करके गाली दी है मेरे हस्बैंड जी को, अपने भाई को। वो जो गाली आप लोग सुने हैं शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग, ये मेरे हस्बैंड जी की बड़ी वाली सिस्टर। जब उन्होंने आई तो मेरी सास इनको लेके आई, बहुत ताव से अंदर हली, और मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, कितना क्या, मैं तो डर रही थी, मेरा सीना ऐसे धक 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 करता था जब इन लोगों को देखी। तो मेरी ननद तो कहने लायक है नहीं, वो जो आ गई तो मुझे लगी फट 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 फट, जैसे गाली रिकॉर्डिंग में दे रही है ऐसे गाली देने लगी। जब गाली देने लगी तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि काहे गाली दे रही हो। और एक गेट पे हम लोग अंदर थे, ये लोग गेट पे थे। मेरे हस्बैंड जी गेट पे चले गए पूछने दरवाजे पे कि क्यों गाली दे रही हो, कुछ बोल रही है। अच्छा, तो मैं सोची मैं अपने हस्बैंड जी को बोलूं कि आप आ जाइए, नहीं तो ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा। हर एक औरत सोचती है, हर एक परिवार में होता है कि मतलब इसको पट किया जाए, झगड़ा ना हो पाए। और मैं जैसे गई अपने हस्बैंड जी को सोची मैं हाथ पकड़ के इधर लाऊं, तब तक मेरी जो यही है दोनों लोग मेरा बाजू पकड़ के मुझे बाहर खींच ले गए। और जब बाहर खींच ले गई तो लोग बहुत मार मारी, बहुत ज़्यादा मारी। यही मेरी गलती है कि मैं अपने हस्बैंड जी को पकड़ने चली गई, बोली थी कि आप वहाँ से चले आइए, नहीं तो ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। जब ये लोग मुझे बाहर खींच के ले गए तो मेरी सास क्या करती थी, मेरी ननद ऐसे मेरा झोटा कर लेती थी और मेरी सास मुझे पीठ पे मारती थी। जब सास छूटती थी तो ननद मारती थी। जब हमको तो लोग इतना बेरहमी से मारी, बहुत मारी, बहुत मारी, बहुत ज़्यादा, दौड़ा दौड़ा के। तो मेरे हस्बैंड जी को भी मारती थी लोग, जैसे मर्द लोग पटक के मारते हैं ना आदमी लोग को, ऐसे इनको भी मारती थी मेरी। तो दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मोबाइल हट जा रही है। तो मैं आप लोगों से बता दूं, जब वहाँ मुझे बोला कि
यहाँ का मतलब मुझे सिग्नेचर चाहिए, तो मेरा भाई बोला कोई नहीं है, मैं हूँ ना, मेरी बहन है, मैं हूँ, मैं दस्तखत कर रहा हूँ, मैं अंगूठा मतलब जो भी करना है कर रहा हूँ, और आपको मेरे से मतलब है, जो आएगा मेरे से जवाब देगा, आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए। तो मेरा वहाँ जाके एडमिट लिया, और एडमिट करके 2 दिन देखा, वो भी नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ। तीसरे दिन जब मौत के कगार पे आ गई तो ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई, लेकिन वहाँ मेरे ससुराल के दुश्मन भी उस टाइम आ जाता देखने के लिए, लेकिन मेरे ससुराल की मेरी सास ननद कोई नहीं था। दोस्तों, जब मेरे बुरा समय में कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड जी जब इनको पता चला तो 1 दिन बाद ये पहुँचे, जब मेरी लड़की हो गई ऑपरेशन से। तो मेरी सास ननद कोई भी देखने नहीं आया। देखने की बात तो छोड़िए, एक गांठ जो हल्दी होता है ना, वो भी सब नहीं भिजवाए, और ना ही कोई बोलने वाला है कि मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। कोई एक बनियान जो होता है, बनियान, वो भी ला के दे दी, कोई नहीं। अब आप लोग सोचेंगे कि पैदा करती है माँ तो कौन देगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे भी भाभियाँ हैं, हमारे भी भतीजे हैं, हमारी भी मम्मी है, मैं देखती हूँ कैसे मम्मी मेरी रखती है। लेकिन चलिए, सारी बात को मैं इग्नोर करते गई। मुझे उसका, हमारे ऊपर जो, हमको जो लोग दिक्कत दी, कष्ट दी, बहुत मुझे झेलिए। तीनों ननद, मेरी सास मुझे बहुत मारी, लेकिन फिर भी मैं झेलते गई। यहाँ तक कि मेरे भाई लोग बोलते थे, मेरी मम्मी बोलती थी, मतलब मेरा परिवार का सब लोग, कोई राजी नहीं था कि मैं उस घर में फिर जाऊँ, लेकिन मैं बोली नहीं, अगर जिंदा हूँ तो वहीं पे जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं, कहीं नहीं जाऊँगी। उसके बाद चलिए, ये सब बात तो हो गई, आपस का मैटर था, घर में हो गया। मैं आज तक नहीं सोची थी कि मैं यूट्यूब पे सारी बातें लाऊंगी, नहीं सोची थी, लेकिन लाना ही पड़ेगा। जब लोग तुल जाते हैं जिस चीज़ पे, तो उनको माथे पहुंचाना ही जरूरी है। तो बताइए, आप लोग कहते हैं, कोई भी कहेगा कि तुम्हारी ननद है, मैं अपना लूँगी ननद को, ऐसी ननद को कि जो मुझे हमेशा दांत और लात के पास रखती थी। अगर इनका भाई, मेरे हस्बैंड जी अगर डांटे मारे ना, तो मेरी ननद भी सब चढ़ जाती है। अभी मान लीजिए हम लोग के भाई हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत हो गया, अगर भाभी लोग को कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग वहाँ बीच में खड़े हो जाते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। लेकिन हमारी ननद क्या करती थी, अपने भाई के साथ साथ हमको मारती थी, पीटती थी। अब मेरी गलती क्या रहती थी, आप लोग के मन में ये भी सवाल चलता होगा। मेरी कोई भी गलती नहीं रहती थी। जब मेरे हस्बैंड जी मुझसे प्यार से रहते थे तो मेरे सास ननद को बहुत ज़्यादा जलन होता था। अगर वहीं हमको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, वो सब बहुत खुश रहते हैं। यही है असली रीज़न, और आज भी लोग वही चाहते हैं कि ऐसे करें। वो मेरे हस्बैंड जी को आज भी लोग चाहती हैं कि वो ऐसे करें। दोस्तों, ये सब बात है, चलिए इस सब बात को अब रखिए साइड में। अब मैं शुरू करती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि भाभी भैया को कैसे इतना चोट लगा था, कौन मारा था, कौन मरवाया था, क्या हुआ था। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी क्यों मार खाए थे, कैसे खाए थे, कहाँ गए थे, कितने बजे रात को खाए थे, क्या रीज़न था, सब बताऊँ। तो दोस्तों, जिस दिन मेरे हस्बैंड जी को मारे लोग, उस दिन हमारे बगल में, हमारे ही मतलब गांव के शादी थी। एक बगल में है, उनकी लड़की की शादी थी, और उनके लड़की की शादी थी तो टेंट वगैरह ऐसे लग गया था कि हमारे घर के तरफ अंधेरा छा गया था। मतलब जो बल्ब का लाइट था वही हमारे घर में उस टाइम लाइट भी कट चुकी थी। तो मेरे वहाँ से दावत आया था खाने के लिए। तो बच्चे लोग को जब करते हैं बफर सिस्टम में, बच्चे लोग बहुत उतावले होते हैं, और 2-3 लोगों को खाने के लिए दावत आया था। मतलब 2 बच्चे के लिए, इसके पापा के लिए। और हमारे यहाँ जानते हैं कि लेडीज़ देहात में कहीं खाने नहीं जाती हैं। अगर उनका मन हुआ तो घर पे ला दिए तो खा लेंगी, नहीं तो अपने घर का खाना खा के सो जाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जी आए और लगभग 9 बज रहा था।
बोले बच्चे को तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मैं बोली ठीक है, बच्चे का क्या तैयार करना है, बच्चे लोग ऐसे उतावले रहते हैं शादी विवाह में। बोले मम्मी मुझे कपड़ा पहना दो। मैं कपड़ा पहना के इन सबको रेडी रखी थी। बस एक किसी हमारे बगल में हमारे एक छोटे से भांजे हैं। तो दोस्तों एक बगल में मेरे बड़े वाले मतलब बगल में ही मेरे भांजे हैं। तो उस दिन उनको चोट लग गई थी। उस दिन जिस दिन मेरे पति को लोग मारे थे उनको चोट लग गई थी और हमारे हस्बैंड जी लेके उनको चले गए थे इलाज करवाने। लगभग टाइम 8 बज रहा था और वो उसी बाराती में उनको चोट लगी। कैसे लगी, वो दौड़ रहे थे तो आप लोग जानते हैं गेहूँ की कटाई हुई थी तो उसकी फुटकी जो है उनके पैर में चुभ गई। तो हमारे हस्बैंड जी उनको लेके दवा के लेने चले गए। जब दवा लेने चले गए तो इनको 9 बज गया और ये आए तो मैं बोले कि बच्चे को तैयार कर दो और मैं जाऊंगा खाने और बच्चे भी खा लेंगे। जो कि आया था कि अब बच्चों को लेके आए, जिनके घर शादी थी, ऐसे पास नहीं था घर के बगल में। तो हमारे हस्बैंड जी लेके गए। अभी दोस्तों वहाँ तक पहुँचे भी नहीं। अभी मेरी जहाँ सास रहती है तो एकदम रोडवे पे है। पहले इनका सास का मेरे घर पड़ा, वहाँ पे 2 लेडीज बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड जी बस इतना ही पूछ लिए कि हम लोग 1 साल नहीं आए तो तुम क्या बोली हो, सबसे उल्टा सीधा बात बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है। हम लोग 1 साल दिल्ली में रह गए, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग को मैं बताई हूँ। तो मेरी सास को यही सब पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं मतलब कि क्यों ऐसा बोली है, ये है वो है। दोस्तों इतने पे अभी आपस में ही दोनों लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे। इतने पे ये लोग लाइट बुझा कर बैठे थे और 5-6 लोग, मैं नाम भी आप लोगों को बताऊंगी, समय आने दीजिए। और जो मुकदमे का मतलब वो है FIR है उसको भी इसमें डालूंगी, ताकि अब हमको कुछ भी हो तो आप लोग उसको ढूंढ निकालें और आप लोग मेरा साथ दें, अपना आशीर्वाद दें, प्यार दें, ताकि अब मेरे साथ ऐसी घटना ना हो। तो मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, जब गए मेरे हस्बैंड जी, जब लोग तब ऑटोमेटिक क्या हुआ, इनको लोग लगे तो थोड़ा सा, जैसे मेरा घर दूरी पे जहाँ मेरी सास रहती है, तो मैं सोची कि अभी तक पहुँचे नहीं, यहाँ से निकले नहीं, क्या कर रहे हैं। तो मैं आई उस वाले घर से यहाँ पे आई अपने सास के घर पे। तो मैं बोली कि आप क्या कर रहे हैं, आप खाने जा रहे हैं तो जाइए, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहा है जाने दीजिए, आप जाइए। दोस्तों इतना बोलते ही तब तक इनको लोग मारने लगे, इनके मारने लगे हमारे हस्बैंड जी को वो सब। तो मैं सोची कि मैं ये भी नहीं देख पाई कब घींचे कब मारे, वहीं पे थी। और मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड जी ऐसे मतलब निहुके हैं तो लग रहा है उनके जूते की डोरी छूट गई है और वही बांध रहे हैं। मुझे क्या पता लोग नमा के ऐसे मार रहे हैं, मुझे नहीं पता था। तो अब जाके मैं सोची क्या इतने देर से कर रहे हैं, तो देख रही हूँ 10-15 लोग उनको पूरा अच्छी तरीके से निहुका के, जैसे ऐसे निहुका के उनको मार रहे हैं। तब तक तो मेरे होश उड़ गई और मेरे बच्चे लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, उस समय को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं याद कर रही हूँ। नहीं तो वो समय खुदा खास्ता ऐसा ना किसी के साथ हो जो मेरे साथ हुआ है। जो पल गुजारी हूँ मैं, वो मुझे पता है और हमारे बच्चे को पता है। उस समय जब सोच लेती हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब ही जाता है। तो दोस्तों हिम्मत रख के आप लोगों को बता रही हूँ, नहीं तो मेरा तो एकदम दिल ही रूह ही कांप जाता है। उसके बाद क्या किया, सड़क से खींच के खेत में हमारे हस्बैंड जी को ले गए और वहीं पे बहुत मारे।
मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे थे। लोहे का राड का सरिया था, पैर से, हाथ से, लात से, जूता से, जैसे कि मेरे पति कोई गुनाह कर दिए हैं, किसी के बहन को, बेटी को भगा लिए हैं, इस तरीके से लोग मार रहे थे। शायद उस तरीके से वो भी नहीं मारेगा जिसका बहन और बेटी मतलब भागी होगी, वो भी नहीं मारेगा। जब मेरे हस्बैंड जी को लोग इतना मारे तो मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं, मम्मी पापा को बचा लो, मम्मी पापा को बचा लो। मम्मी अकेले क्या करे, मम्मी जाती थी, हिम्मत रख के जाती थी यहाँ छुड़ाने। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है कि जहाँ 10 हाथी चले तो एक कुत्ते क्या कर सकता है, एक कुत्ता कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जब वहाँ पे 20-25 लोग मेरे हस्बैंड जी को घेर के मार रहे थे, मैं अपने हस्बैंड जी का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। मैं सोच रही थी कि एक बार इनका चेहरा देख लेती, ये कहाँ पे है। पूरा ऐसे ढके जितना उनके घर का छोट बड़ा मेहरारू लड़का सियान सब केहू मर गए। और जब हम जाए छोड़ावे तो हमार जो है झोटा पकड़ के पीछे से, अब ओकर नाम ना ले, वो हमके तब हमके मारे लगे। तो जानते हैं दोस्तों आप लोग, मैं भोजपुरी जल्दी जल्दी नहीं बोल पाती हूँ, तो आप लोग से हिंदी में ही बताती हूँ। तो उस जब हमको सब मारने लगती थी, जाती थी मैं अपने हस्बैंड भी को छुड़ा लूँ तो भी मेरा दर्द मुझे महसूस नहीं होता था। मुझे कितना भी चोट लग गया होगा उस समय, और जो मेरे हस्बैंड जी को पहले मारा था वो मुझे भी मारा, जो मतलब ऐसे झापड़ ताना बोला तेरे को भी मारूंगा। मैं बोली अगर एक बाप का है औलाद, मैं देखिए मेरा वीडियो कोई देख भी रहा होगा, तो हमको यहीं पे मार के अभी एक चक्कना आप दिखा दीजिए, हमको खाली छू दी। लेकिन हमें नहीं छुआ उस टाइम, हमें नहीं मारा मेरे हस्बैंड जी को बहुत बेरहमी से। जब कुछ गांव के मेरे ऐसे भी लोग हैं कि मेरे हस्बैंड जी को मारे हैं, मैं देखी हूँ और कोई तीसरा भी देखा है। मैं सारी चीज़ को देख के जान के, बस अकेली औरत होने के नाते मेरा माइंड काम नहीं किया, उन सबको मैं छोड़ दी हूँ। अगर आगे आगे ऐसे करते चलेंगे तो उन सबको भी मैं छोड़ूंगी। यही कि मुकदमे से लोग बच गए, और वो भी उनका पता नहीं, बहन आया बेटी कुछ किए क्या किए, वो सब भी मेरे हस्बैंड जी को बहुत मारे। जैसे एकजुट होती है ना, पता नहीं किस जन्म की कब की ये दुश्मनी लोग निकाले, हमें तो नहीं पता है। जो कि कुछ भी नहीं हुआ था, आप लोग ही सीधा सिंपल बताइए, घर का मैटर था, तो इन सब के बोलने की ज़रूरत क्या थी? ये सब काहे बोले? हमारे घर में अगर मेरे हस्बैंड जी अपनी माँ को मारते, अपने पिता को मारते, उनके लिए भी तो कानून है, जो कि मेरी सास छोड़ने वाली नहीं है। मेरी सास खुद जाती, थाने पे जाती, मेरे पति को उम्र कैद हो जाता, किसी को मार देते तो वो मंजूर रहता, क्योंकि उनकी फैमिली है वो और आपस का मैटर है। लेकिन तीसरा आके इसमें घुसा कैसे? आप ही लोग बताइए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताइए क्या सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तीसरा एंट्री कैसे लिया इसमें? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कहते हैं घर का भेदिया लंका ढहा। अगर विभीषण राम के तरफ नहीं होता तो आज राम हार जाते, जो कि आप लोग को पता है। लेकिन विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ के राम के तरफ हो गया तो राम जीत गए, भगवान जीत गए। ऐसे ही जब घर का भेदिया लंका ढहाने लगेगा तो कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, जो कि यही कहानी मेरी सास की। शायद मेरी सास मिली थी, कुछ बोली थी कि ये मुझे, हाँ एक बात और है मैं बता देती हूँ, मेरे सास से मेरी बनती नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड जी किसी बात में बोल देते हैं। जब मेरे कि कोई बच्चा हमारे घर पे आ जाए तो उनसे लड़ाई करने लगती हैं, किसी से मैं बोल दूँ तो उनसे लड़ाई करने लगती हैं। दोस्तों क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आप ही लोग बताइए। कोई लेडीज आ जाए तो उनसे, अगर मैं कोई पूजा पाठ करवा रही हूँ उसमें कोई आ गया तो उनके घर भी जाके लड़ाई कर देगी मेरी सास, ऐसी है। तो मेरे हस्बैंड जी यही सब बात को लेके कुछ बोल देते थे।
तो उनको ये था कि इनको मार खिलवाना है, तो ही शायद प्लान बनी थी या कुछ भी, जो भी हुआ ऊपर वाले ही जानते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो मरवाई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड जी को लोग मार दिए, उसके बाद मैं सारी बात बोलना नहीं चाहती हूँ। वहाँ से मैं उनको उठवा के किसी भैया से रिक्वेस्ट करके अपने घर में ले जाती हूँ। और मुझे नहीं लगता था कि मेरे पति जिंदा हैं, क्योंकि नाक के रास्ते और मुंह के रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लड आ चुका है, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं ब्लड को। उसके बाद क्या हुआ, मैं इनको घर में ले गई। घर में ले जाने के बाद मैं अंदर से अपना दरवाज़ा डर के मारे बंद कर दी, इसलिए कि मैं अकेली थी। अगर वही बता के काम किए होते, बता के मेरे पति को मारे होते, तो मैं भी देखती कि ये लोग निकल जाते हैं कि मैं निकल जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ बताने वाली नहीं, पीछे से तो वार कोई भी कर सकता है। मर्द की मर्दानगी उसमें है जो सामने सामना वार करे, पीछे से तो नामर्द वार करते हैं। क्या मैं गलत कर रही हूँ, आप लोग जरूर बताइए। ये लोग वही चीज़ अगर बता के किए होते कि आज तुमको मैं मारूंगा, तो मैं देखती कि इनकी औकात कितनी है और मेरी कितनी। लेकिन चलिए, धोखा से लोग मार दिए, अच्छा किए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ले जाती हूँ दोस्तों मेरे घर का। अब वहाँ ले जाने के बाद, अकेली महिला होने के बाद ये कांड किया गया कि अकेली है, क्या कर पाएगी। हमारे गेट पे भी पहुँच गए। अब देखिए इतनी ज़बरदस्ती, गेटवा हमारा तोड़ के सब हल गए। और जब गेट तोड़ के हल गए, जितना मेरा सामान था उसको तोड़ फोड़ सब डाले। फिर मैं अपने हस्बैंड जी को, मेरे हस्बैंड जी को उस समय उठने की शक्ति नहीं थी, फिर लोग मारे, घर में भी मारे। चलिए, भगवान अगर हम सब्र करेंगे तो एक ना एक दिन दोस्तों, मैं कानून तो जो कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन हम जितना ही सहे हैं, जितना हमें दर्द मिला, जितना हमारे पति तड़पे हैं, जितना हम तड़पे हैं, हमारे बच्चे तड़पे हैं, ये बद्दुआ लगेगी ना तो कहीं ना कहीं लोगों का निकल जाएगा। जो जो लोग मेरे पति को बेरहमी से बिना कोई गलती के मारे हैं, माता रानी शिव गुरु बाबा एक दिन हमको जरूर नज़र से दिखाएंगे। और मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस उनके ऊपर सौपती हूँ। जैसे मेरे पति को लोग तड़पाए हैं, हे प्रभु आप वैसे ही तड़पा तड़पा के लोगों को मेरे नज़र के सामने दिखाना, और कुछ नहीं मैं चाहती, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि इससे आगे मैं कुछ कर सकूं, खाली भगवान के सिवा और कोई नहीं। फिर क्या हुआ, वहाँ से मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। तब तक मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और बोली ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी सिस्टर बोली आप बैठी क्यों हो, अभी उनको कुछ हो जाएगा, इतना ब्लड निकल रहा है, ये 112 नंबर कॉल करो। और दोस्तों उस समय क्या है ना, मेरा हाथ ऐसे काँप रहा था पूरा, मोबाइल कहाँ थी कुछ भी पता नहीं था। नहीं तो मैं उस टाइम का वीडियो एक लड़का बनाया था, लेकिन उस लड़के का पता नहीं चल पाया वो कौन सा लड़का था। और उस लड़के को वीडियो बनाने के लिए उसको भी बहुत बेरहमी से मारा गया। वहाँ पे जहाँ मेरे पति मार खा रहे थे, वो लड़का बेचारा वीडियो बना रहा था और उसको भी मारा गया। वो लड़का भाग गया, ये नहीं पता चल पाया कि वो कहाँ का था। नहीं तो मैं ढूंढ के उससे वीडियो लेती और वही वीडियो दिखाती। फिर भी मैं वीडियो रखी हूँ दोस्तों, आप लोग देखे हैं, हर चीज़ का मैं वीडियो रखी हूँ। तब तक मेरी सिस्टर फ़ोन करती है कि ले जाइए। मैं क्या की, तो मेरा दिमाग, इनको मैं जैसे ना पागल हो गई, ना मुझे इनका ख्याल आ रहा था, ना दिमाग काम कर रहा था उस समय। आप लोग सोच सकते हैं कि एक अकेली औरत इतना मुकाबला कैसे करेगी। मैं जाके 112 नंबर पे कॉल की तो लोग आए। कुछ दलाल लोग होते हैं चट्टू पट्टू, तो आके घेर लिए वहाँ गाड़ी और बोले कि इसकी गलती, मेरे हस्बैंड जी की। आप लोग को एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। देखिए, जैसे आपके घर जब कोई आता है, रोज़ मीठ मांस दारू खाता है, आप खिलाते पिलाते हैं, और मेरे घर जब आता है तो मैं ना, मेरे घर आता है ना मैं उससे बोलती हूँ, ना चलती हूँ, ना कुछ, मैं लेडीज़ हूँ।
तो बताइए वो आपका कहा हुआ मानेगा या मेरा कहा हुआ मानेगा? आपका खा रहा है वो आप ही का ना मानेगा। तो जब ये सब पूरा जुट गंगूट एक ही है, ये सब चाटने पे तुले हैं, तो उन्हीं का ना करेंगे, मेरा कौन करेगा? आप ही लोग एकदम दिमाग से इस बात को गौर से सुनना कि जब पूरे लोग मिल के कांड किए हैं तो हमारे तरफ रहेगा तो कौन रहेगा? जब खुद की माँ नहीं थी तो दूसरी की बात तो छोड़ दीजिए। तो जब ये कांड मिल के किया गया तो हमारे साथ कोई नहीं था। तो मैं जो भी बोले वो पुलिस वाले भैया सब बोले कि ऐसा है, मैं यहाँ कुछ नहीं जानता हूँ और इसको आप ले चलिए, नहीं तो इनका जो है बहुत बुरा हाल होने वाला है। पुलिस वाले भैया का भी मैं सलाम करती हूँ। वो सब बेचारा क्या किए, कपड़ा भिगो के अब मेरे हस्बैंड जी का ऐसे ऐसे ब्लड पोछे, और उसके बाद मैं ताला मारने के काबू में नहीं थी। हमारे गेट का ताला भी वही लोग लगाए, ताला लगा के एम्बुलेंस में हमको चाहिए। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ताला मार सकूं। मैं सोची अब तो सब कुछ चला गया, क्या ताला मारने से फायदा। लेकिन वो सब बोले नहीं, ऐसे नहीं छोड़ के जाते हैं, मार दो ताला। जब मैं ताला मार दी तो पुलिस वाले भैया सब एम्बुलेंस बुलवाएं। जब आए तो एम्बुलेंस में वो सब लाने और लाद के लेके हमको बोले कि कहाँ जाओगी, थाने पे जाओगी या हॉस्पिटल जाओगी। हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? देखिए मेरा कुछ आज लुक चेंज है, जो कि मैं आई हूँ पार्क में, और आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा मेरे वीडियो में। किसी से आप लोग को मैं मिलवाने वाली हूँ, और आज हमारा मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा। और आप लोग देखिए कहाँ से आए हैं, कौन है, मैं आप लोग को मिलवाती हूँ। ऐसे ही बने रहिए। चलती हूँ भैया के पास में। ये देखिए आप लोग इधर हैं राहुल भैया। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? और आज दोस्तों हम बता दें कि हमारी उपस्थिति है दिल्ली में, दिल्ली बवाना में। इससे पहले हमने एक कम्युनिटी शेयर किया था कि मैं बवाना जा रहा हूँ। जो भी भाभियाँ, जो भी बहनें अपना इंटरव्यू करवाना चाहती हैं, जो भी मेरे से संपर्क में हैं, वो मुझे बिल्कुल कॉल के माध्यम से या फिर शायद कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे थे, भैया आपका नंबर नहीं मिल रहा है, मैं आपसे मिलूं कैसे, मेरे चैनल में ये समस्या, वो समय में इतना सारा कमेंट आ जा रहा था, मैं रिप्लाई ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ दिल्ली में। आप लोग को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। और फाइनली काफ़ी दिनों से इनकी हमारी बातचीत चल रही थी, और आज हम इनके यहाँ आ ही गए, और इनका चैनल भी मैंने ठीक किया, और इनका मैंने इंटरव्यू भी लिया। और भैया को इंटरव्यू दे के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भैया के चैनल पे जाइएगा, मेरा इंटरव्यू देखिएगा। आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है राहुल प्रजापति ब्लॉग। मैं हर किसी का इंटरव्यू लेता रहता हूं, और जो भी बहनें और भाभियों का चैनल में कोई समस्या होती है उसे मैं ठीक करने का भी काम करता हूं। और आज मैंने इनके चैनल को ठीक किया। आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। हाँ, और आज आप हमसे पहली बार मिली हैं। हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं पहली बार इंटरव्यू भी दी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके। ऐसा है जब माइक मेरे सामने आता है, हाँ, ये वाला माइक ये दिखाइए लोगों को। हाँ, ये वाला माइक जब मेरे सामने आता है तो मेरी शरीर थोड़ा थरथराने लगती है। अच्छा। लेकिन आपसे मिलके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं अच्छा से अपना इंटरव्यू। अच्छा प्रियंका जी, आप भी कभी लोगों का जब इंटरव्यू देखती रही होंगी तो आपने सोचा होगा काश मेरा इंटरव्यू कब होगा, मेरे सामने ऐसा माइक कब लगेगा? बहुत खुशी होती थी वो देख के, और मैं सोचती थी कि वो दिन कब मेरे सामने आएगा, और वो आज आ गया है। तो आपको दिल से धन्यवाद है। और जितने भी लोग भैया के चैनल के माध्यम से देखते हैं, प्लीज़ हमको भी आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरे चैनल पे आइएगा तो भैया बताएंगे मैं कैसा गाना गाती हूँ। भैया मेरा गाना कैसा? मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए जो हमारे यहाँ का पारंपरिक गीत होता है, वैसे तो हम लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में ये लोग रहती हैं और अपने पारंपरिक गीतों को जीवित करके रखें। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के भी टाइम में ये लोग उन सारी धरोहर को जीवित करके रख रहे हैं। आने वाला जो वंश होगा, जो जनरेशन होगा, वो इन सारी गीतों को सुनेगा, वो जानेगा कि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी बुआ, मामी, मामा, जो भी रिश्ता हो जिसके साथ, उसको लगेगा कि हाँ नहीं, पारंपरिक तरीक़ों से ऐसे भी मनोरंजन होते थे। और इतनी अच्छी इनकी आवाज़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग पूरा वीडियो तो विजिट करिएगा। एक से एक भैया नोक झोंक, सास बहू का, फिर उसके बाद ननद का, जिसमें लड़ाई हो जाती है, फिर कजरी गीते, तमाम सारी गीतों के माध्यम से इतना अच्छा इन्होंने गीत सुना कि आपको हम क्या ही बताएं।
तो सारी वीडियो जब आप लोग देखेंगे आपको खुद लगेगा, अब ऐसे बड़ाई करेंगे तो आपको लगेगा सारी बड़ाई तो राहुल भाई ही कर रहे हैं, हमें तो कुछ मौका ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले सुनिए, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये आप ही लोगों के लिए मेहनत करती हैं। कह नहीं है कि भैया मैं हफ्ते में 20 दिन तो खाना खाना भूल जाती हूँ, बीमार रहती हूँ महीने में। हाँ, ये जान लीजिए महीने में कम से कम 20 दिन तो बीमार रहते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करती हैं, काम करती हैं कि आप लोग, ताकि इनको अपना प्यार और आशीर्वाद दें। इनके चैनल को विजिट करिए, भरपूर ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, फुल वॉच करके इनकी वीडियो को देखिए। वीडियो बनाते बनाते 12-1 बज जाता है। अब अच्छा। आप ही बताइए 12-1 बजे खाना होता है तो शरीर कहाँ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा लगा आज मुझे भी आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई मुझे। चलिए अच्छी हाँ। बात है। और भैया को मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी, तो बोले थे कि संडे को आऊँगा, लेकिन कोई काम था तो भैया ऐसे गुजर रहे थे, तब तक मैं कॉल की तो भैया चले आए। आपके एक कॉल पे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और भैया कैसे लगे मिलके, भैया का प्यार दुलार क्या है ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। दो ऑफिशियल 300। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूं प्रियंका यादव 344 के चैनल पे। आप सभी का एक बहुत ही प्यारा कजरी गीत सुनाने जा रही हूं। कैसे लगेगा कमेंट में जरूर बताना, और दीदी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। नहीं ठीक। तो फ्रेंड प्रियंका यादव ऑफिशियल के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। थोड़ा वॉच टाइम बचा है, उनका पूरा हो जाए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, उनका सपोर्ट करिए। उनके चैनल को एक प्यारा सा कजरी गीत थी, बहुत ही सुंदर प्यारा सा कजरी गीत। आप लोग को कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। सोने के थाली में सुना मोरी गोरिया, सोने की थाली में सुना मोरे गोरिया। जेवाना तू ही बनायू ना, जेवाना तू ही बनायू ना। गोरिया जे रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया जे रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। लोटा गिलासी में सुना मोरी गोरिया, लोटा गिलासी में सुना मोरी गोरिया। गेड़ुआ तू ही भरायू ना, गेड़ुला तू ही भरायू ना। गोरिया घोटी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया घोट रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। लाची लवांगी के सुना मोरी गोरिया, लाची लवांगी के सुना मोरी गोरिया। बीरावा तू ही जोरायू ना, बीरावा तू ही जोरायू ना। गोरिया कूची रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया कूची रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना। गोरिया खड़ी रहू कलनल पे, सिर पे धरे गगरिया ना।
तो फ्रेंड गीत कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलते किसी नए गाने से, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है दीदी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। हेलो दोस्त, नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी वंदना। स्वागत करती हूँ प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443। उनके चैनल का नाम है प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सिस्टर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार दीजिए। ये रहने वाली हैं गोरखपुर की। आप लोग इनको थोड़ा, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत ही मेहनत करती हैं। और गीत है हमारा बहुत ही सुंदर प्यारा सा चुटकुला गीत है। आप लोगों को कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है। बहुत ही प्यारा चुटकुला नाच गीत लेके आई हूँ, हंसी मजाक का लोकगीत है। कैसे लगेगा कमेंट में जरूर बताना और सिस्टर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। मानो न मानो पिया मानो न मानो। मानो न मानो पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। सासू ने खाने का ऑर्डर चलाया, सासू ने खाने का ऑर्डर चलाया। सर में दर्द मैंने उनको बताया, सर में दर्द मैंने उनको बताया। तेरी मम्मी से खाना बनवाऊंगी, पिया मानो न मानो। मम्मी से खाना बनवाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। जेठनी ने कपड़े का ऑर्डर चलाया, जेठनी ने कपड़ों का ऑर्डर चलाया। कमर में दर्द मैंने उनको बताया, कमर में दर्द मैंने उनको बताया। तेरी भाभी से कपड़े धुलाऊंगी, पिया मानो न मानो। भाभी से कपड़े धुलाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। नंदी ने पोछा का ऑर्डर चलाया, नंदी ने पोछा का ऑर्डर चलाया। हाथों में दर्द मैंने उनको बताया, हाथों में दर्द मैंने उनको बताया। तेरी दीदी से पोछा लगवाऊंगी, पिया मानो न मानो। दीदी से पोछा लगवाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। ससुरे में सबको नचाऊंगी, पिया मानो न मानो। तो फ्रेंड गीत कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सिस्टर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दिला दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।